again. Cheese. Now Tanay, you say. Now you say happy birthday. Na bol. Happy. The sleepy hair and chin. You can have a good picture. अन्निम्मा 70वें जन्मदिन पर हमारा हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं। ईजा, बाबू और हम सब की ओर से, बीनू, आद्या सब की ओर से हम इसी तरह 70वां, फिर 80वां, फिर 90वां, फिर 100वां जन्मदिन मनाते रहें। मुझे अन्निम्मा की पहली याद बरेली की है। तब हम लोग वहाँ गए थे। अन्निम्मा 7-8 वर्ष का होगा। वो मुझे अपने कमरे में ले गया, अपनी किताबें आदि दिखाई और एक कढ़ा हुआ तकिया गिलाफ भी दिखाया जिसमें रेशमी धागों से कढ़ाई की गई थी। यह उसके स्कूली काम का हिस्सा था। वह संभवतः ऐसे स्कूल में था जहाँ छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे और ये कढ़ाई उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अन्निम्मा कितने गर्व से अपनी उस रचना को दिखा रहा था। मेरा मानना है कि उसके स्वभाव का संयम और संतुलन उसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग संभवतः 9-10 वर्ष की आयु के थे जब काफी समय अल्मोड़ा में रहने का अवसर मिला। दिन भर हम उस 4 मंजिले बड़े से घर में तरह तरह के खेल खेलते थे। गुड़ियों के शादी ब्याह भी रचाए जाते थे। अन्निम्मा पुरोहित की भूमिका निभाता था। मझली अम्मा बहुत सुंदर गुड़िया बनाती थी और पान सुपारी रखने वाले बटुए भी बुनती थी। गुड़ियों का विवाह काफी धूमधाम से होता था। घर के सब लोगों से चंदा मांगा जाता था। अनार की कलियों से आंगन में सजावट भी की जाती थी और उन्हीं कलियों से पलंग, कुर्सी, पालकी आदि भी तीलियां जोड़ जोड़कर बनाए जाते थे। कभी कभार अन्निम्मा का मूड उखड़ जाता था तो वो ऐन वक्त पर शादी करवाने से मना कर देता था और फिर उसके काफी हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे तब वो तैयार होता था। गुड़ियों की तरह ही बीनू बताती है कि हम लोग बच्चों की भी शादियां कराते थे। बिंदी मौसी की बेटी रत्ना दूल्हा बनती थी और गौरी मौसी की बिटिया मधु दुल्हन, और उनकी शादी भी उसी तरह की जाती थी। पूरे घर से चंदा मांगा जाता था, पार्टी वार्टी होती थी और उसमें भी अन्निम्मा बड़े रौब से अपनी पुरोहित की भूमिका निभाता था। कभी कभी बिंदी मौसी कहती थी कि रत्ना को दुल्हन क्यों नहीं बनाते हो। अन्निम्मा से जुड़े कुछ प्रसंग मुझे और भी याद हैं। एक बार शायद किसी मौसी ने या अम्मा ने कहा, अन्नी कुर्त कतु मैल है रो बदल ही ने। अन्निम्मा कोई आक्षेप नागवार गुजरा और उसने उसी समय खड़े खड़े तय किया कि वो कपड़े कतई नहीं बदलेगा। काफी दिनों, शायद सप्ताह से भी अधिक, उसने वो कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं बदले कि उसे बदलने की हिदायत दी ही क्यों गई थी। हम लोगों को कभी कभार ओब्बा बड़बाजू शाम को अपने साथ घुमाने ले जाते थे। ये तो याद नहीं कि अन्निम्मा ने जिद किस बात की थी, पर वो गाड़ी सड़क पर हाथ पांव फैलाकर लेट गया कि जब तक उसका कहा माना नहीं जाता वो उठेगा नहीं।
और काफी समय तक वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। फिर मुश्किल से ही उसे काफी मान मनोबल के बाद उठाया गया। 3 वर्ष पूर्व किरीट कुछ दिन मेरे घर पर था। उसकी तबीयत काफी अस्थिर चल रही थी। अन्निमा दिल्ली आया हुआ था, वो उससे मिलने आया। किरीट ने अपनी असंयत बातों के बीच जिक्र किया कि उसे एक ट्रांजिस्टर तो चाहिए ही। अन्निमा ईजा बाबू से मिलकर चला गया। 2-3 घंटों के बाद फिर दरवाजे की घंटी बजी। देखा अन्निमा था। इस बीच वो पालिका बाजार गया और एक छोटा जेबी ट्रांजिस्टर किरीट के लिए लेकर आ गया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक मनोरोगी की भावना भी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। वो जब भी दिल्ली आता है, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों न हो, ईजा बाबू से मिलने जरूर आता है। बाबू उससे मिलकर बड़े खुश हो जाते हैं, तपाक से हाथ मिलाते हैं और पिछली बारी छूटी हुई बात के सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। अन्नी तेरे घर में आप छत पड़ गए कि नहीं पड़ गए?